वन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, द जीएस सॉल्वर के आज की इस क्लास में हम लोग फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो है ये पॉलिटी का 10वां क्लास है। इससे पहले की अगर 9 क्लास आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन 2025 के एडिशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है और इसमें फरवरी 2025 तक के क्वेश्चन शामिल हैं। तो लेटेस्ट है, बुक भी लेटेस्ट है। इसमें सारे क्वेश्चन आपको पूरे 1990 से लेकर के और फरवरी 2025 तक के मिल जाते हैं। साथ में यूपी पीसीएस मेंस का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसका भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम यहाँ पर नोट्स भी कवर करते हैं और नोट्स के साथ-साथ क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगर पहले के 9 वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। क्वेश्चन के साथ-साथ नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड किया है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब 10वीं क्लास पर हम आते हैं और यहाँ भी पहले हम नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। और आप देखेंगे एक चीज़ दोस्त, की अनुसूचियाँ जो हैं, नोट्स तो इसमें भले ही कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप जब वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ ईज़िली समझ पाएँगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहले नोट्स करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ मैं नोट्स से। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले हम अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भारत का जो मूल संविधान था, यानी कि जो कि 1950 में लागू किया गया था, उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। अब जैसे 12 अनुसूचियाँ हैं, ये तो आप समझ गए। और भाग कितने हैं संविधान में? 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों संविधान में? कुल 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर आप गिनती के अनुसार देखोगे तो गिनती के अनुसार 471 के आसपास अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों की संख्या 471 है। लेकिन आप क्रमांक के अनुसार देखेंगे तो 395 अनुच्छेद हैं, यानी कि 395 के बाद 396वां अनुच्छेद आपको नहीं देखने को मिलता है। और भाग कुल 22 भाग हैं। यहाँ भी गिनती के अनुसार ये 25 के आसपास चले जाते हैं। और अब अनुसूचियों की बारी है, तो अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? 12 हैं। अब एक-एक करके सारी अनुसूचियों के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। जैसे पहली अनुसूची के बारे में आप देखेंगे कि पहली अनुसूची में किसका चर्चा है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में किसका चर्चा है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन। तो दूसरी अनुच्छेद में क्या है? आपको भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ता और उनका पेंशन, इन सब का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। तो भत्ता हो गया, यानी सैलरी हो गया दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या है? भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और परित्याज्ञान प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं जो शपथ ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार शपथ ग्रहण करेंगे और प्रतिज्ञान का प्रारूप क्या रहेगा, ये सब आपको तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो संघ राज्य क्षेत्रों, खासकर जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण कहाँ पर मिलता है? आपको चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में आप जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुडुचेरी याद रख सकते हैं। तीसरी में शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान, दूसरी में क्या है? वेतन पेंशन, और पहली में राज्य और संघ। पांचवी अनुसूची में क्या है? अब ये समझिए। पांचवी अनुसूची में है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि पांचवी अनुसूची में ये एक अलग लाइन है। सबसे पहले कि पांचवी अनुसूची में है क्या? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण, अकृत और
शून्य घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं छठवीं अनुसूची की। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा, इसके साथ-साथ मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध मिलता है। तो 5वीं और 6वीं दोनों में ही अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 5वीं और 6ठी में अंतर क्या हुआ कि 6ठी में यहाँ पर कैटेगराइज़ किया गया है कुछ जगहों को, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये नॉर्थ ईस्ट के या फिर आप कह लो नॉर्थ के राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब आसपास के इलाके हैं और इनके यहाँ जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उसके बारे में उपबंध है 6वीं अनुसूची में। 7वीं में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं स से 7वीं और स से शक्ति, ऐसे याद रख सकते हैं। 7वीं में शक्तियों का विभाजन और इसमें 3 अलग-अलग सूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। पहला आप देखोगे दोस्त यहाँ पर संघ सूची है, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं, वर्तमान में गिनती की दृष्टि से ये 98 हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ है। यानी संघ सूची में जो भी यहाँ पर 98 गिनती के अनुसार या फिर 97 जो विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। ऐसे ही राज्य सूची में 66 विषय हैं, 3 सूची है, संघ सूची यानी सेंट्रल का, फिर राज्य सूची स्टेट का और फिर समवर्ती सूची यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए यहाँ पर 66 विषय है राज्य सूची में, 97 विषय है केंद्र सरकार यानी संघ सूची में और अब समवर्ती सूची की बात करेंगे दोस्त। गणना की दृष्टि से कुल कितने हैं? 59। किसकी बात चल रही है? राज्य सूची की। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन गिनती के अनुसार कितने हैं यहाँ पर? 59 वर्तमान में। अब देखिएगा इन पर कानून केवल राज्य द्वारा बनाया जाता है क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो गिनती की दृष्टि से वर्तमान में 52 हैं, यानी कि 52 हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। अब देखिए पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर यानी टैक्स, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। तो राज्य सूची के प्रमुख विषय क्या-क्या हुए दोस्तों? यानी कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र भी निर्णय ले सकता है यानी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो यहाँ देखेंगे सबसे प्रमुख में है पुलिस, फिर लोक स्वास्थ्य, फिर है स्वच्छता, फिर प्रति व्यक्ति टैक्स, गैस, रेलवे, कृषि, पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर यानी रेलवे में कर, ठीक है? ये सब संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना यानी आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। अब बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की, कुल 12 अनुसूची हैं। 8वीं अनुसूची में देखेंगे आप दोस्त, यहाँ क्या है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और मूल संविधान जो था दोस्तों उसमें केवल और केवल 14 भाषाएं थी। लेकिन आप देखेंगे कि वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और 2004 में संथाली, डोगरी और मैथिली तथा बोडो को 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किसको कब शामिल किया गया है। तो आप देखें कि मूल संविधान में तो
केवल और केवल 14 भाषाएँ थी, लेकिन यहाँ 22 भाषाओं की बात की गई है। अब देखेंगे कि 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या किया गया, सिंधी को जोड़ा गया। तो 14 के बाद 15 हो जाता है, फिर 92 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी यानी 3 जोड़ा गया, तो 17 हो गया और फिर 2004 में यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। तो 17 और 4 21, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। और फिर जो 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसमें अच्छा, इन चारों को ही जोड़ा गया है, 2004 में जोड़ा गया है, लेकिन संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ था। तो कुल मिलाकर वर्तमान में आप देखेंगे 22 भाषाएँ हैं। मैंने जोड़कर भी आपको दिखा ही दिया, यहाँ पर 14, फिर सिंधी हो गया 15, फिर कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3, 15 और 3 18 और यहाँ पर 4 हो गया 22। तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में दोस्त, तो 9वीं अनुसूची में क्या है, यहाँ पर विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची जिसमें क्या है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। रखिएगा कि 9वीं अनुसूची जोड़ा किसके द्वारा गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। वर्तमान में यानी कि 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार इस अनुसूची में 282 अधिनियम हैं। ठीक है, किसमें, 9वीं अनुसूची में 282 अधिनियम है, ये याद रखिए। करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची के बारे में आप देखेंगे, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया 10वीं अनुसूची को, यानी कि 10वीं अनुसूची में एक्चुअली में डिफेक्शन यानी दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है, ये याद रखिए। आप देखेंगे कि इस अनुसूची में 91 संसार यानी कि 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन किया गया है इसमें, ये याद रखिए। और इसे कई जगह आप देखेंगे जैसे कि दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, किसको, ये जो संविधान संशोधन है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची में आप देखेंगे दोस्तों, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व इत्यादि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था 11वीं अनुसूची को। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व इत्यादि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था इसको। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कुल 18 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पंचायती राज वाले में कितने विषय थे, 29 विषय थे। तो यहाँ पर नोट्स हमारा समाप्त होता है। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। आई होप कि आपने अच्छे से नोट्स पर ध्यान दिया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर लगा पाओगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर के आते हैं आपके लिए, तो द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें दोस्तों। ये दोस्त, अब पहला सवाल आपके सामने है। बिल्कुल सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12, 16, 10 या फिर 8। आपको मैंने बताया था कि मूल जो संविधान लागू हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें और जोड़ते जोड़ते वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। तो ये याद रखिए। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। अगला सवाल वही है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां सही होगा। अगला सवाल है दोस्त, आपके सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि भारतीय संविधान में 20 भाग हैं, गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। मैंने बताया था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। कुल अनुच्छेद 390 बता रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि कुल अनुच्छेद 395 है। और भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी और बाकी के 4 अनुसूचियों यानी 9 से 12 तक की अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन द्वारा उसमें जोड़ा गया। तो केवल तीसरा यहाँ पर सही है, बाकी के 2 हो जाते हैं गलत।
यहाँ पर ये चीज़ आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि संविधान में क्रमांक के अनुसार 22 लेकिन गिनती के अनुसार 25 और ऐसे ही क्रमांक के अनुसार 395 लेकिन गिनती के अनुसार 471 अनुच्छेद हैं। और ये भाग की बात की गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बाकी के 4 अनुसूचियों को पहले संविधान संशोधन 52वें और फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, तीसरी, दूसरी या फिर चौथी? याद हो तो इजीली आप यहाँ पर सही मार्क कर पाएंगे। जैसे पहली अनुसूची में क्या है तो आपको पता है संघ और राज्य के बारे में लिखा गया है पहली अनुसूची में, इनके क्षेत्र के बारे में संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या था? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ता था कुछ पदाधिकारियों के बारे में। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान था। और चौथी में क्या था? चौथी में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई थी जिसमें दिल्ली था और आपका जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी इत्यादि थे। तो यहाँ पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि राज्यों के नामों की सूची और उनके क्षेत्रों, तो संघ और राज्य क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ये पहली अनुसूची में आता है तो ऑप्शन ए सही होगा। बाकी डिटेल सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर पहली अनुसूची में क्या है? राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार का ब्यौरा है इसमें। दूसरी में प्राधिकारियों जो संवैधानिक प्राधिकारियों हैं उनके वेतन के बारे में है। और तीसरी में शपथ का प्रारूप है और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, फिर से है कि संविधान की चौथी अनुसूची किसके बारे में बताती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अभी हमने पढ़ा यही। दल बदल 10वीं अनुसूची में है और जो पंचायतों के बारे में बात की 11वीं अनुसूची है। और नगर पालिकाओं की बात रहता तो वो 12वीं अनुसूची और भाषाओं को 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, आपको याद होगा। तो पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में क्या उपबंधित है? पहला ऑप्शन है यानी तृतीय अनुसूची के बारे में आपको बताना है कौन सही कौन गलत। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। देखिए आपको ये तो ध्यान होगा कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। लेकिन यहाँ पूछा गया है किसके शपथ? जैसे संघ के मंत्री के शपथ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, राष्ट्रपति के शपथ और संसद सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ। एक चीज याद रखिए कि राष्ट्रपति का शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है। बाकी किसी संघ के मंत्री, चाहे वो आपके स्टेट का संघ हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का संघ हो या कोई डिपार्टमेंट हो, उसके मंत्री के लिए शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है, जो प्रारूप है, वो आपको तीसरी अनुसूची में मिलेगा। फिर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या फिर कैग हो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये लोग भी जो शपथ ग्रहण करते हैं तो तृतीय अनुसूची में जो लिखा गया है उसके आधार पर। और संसद के कोई भी सदस्य हो, कोई भी सांसद हो, उनका शपथ का प्रारूप भी इसी में निहित है। इसलिए हम पहले, दूसरे और चौथे को सही मानेंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। अब इसमें कौन-कौन शपथ लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे संघ के मंत्री लेंगे, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के अभ्यर्थी यानी जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है वही स्टेट में देखने को मिलता है, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है, उसका प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। है दोस्तों, जिसमें आपको मिलान करना है फिर से। यहाँ सूची 1 में अनुसूची का नाम है और दूसरे सूची में विषय का नाम है। अब तृतीय अनुसूची के बारे में पूछ रहा है और इधर विषय में है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन और शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तो तृतीय अनुसूची में निश्चित तौर पर शपथ या प्रतिज्ञान है। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यों के विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, जिसमें खास करके जम्मू कश्मीर और दिल्ली और इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों तो पुडुचेरी, इन सब का प्रावधान किया गया है।
देखिए देखेंगे 7वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में भाषाएँ हैं, तो डी को तीसरे में मिलाएँगे, इससे आप इज़िली पकड़ पाएँगे कि ऑप्शन डी सही होगा। बाकी ए को दूसरे में और बी को पहले में हमने मिलाया ही था, सी को चौथे में मिलाना है। ये चीज़ आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। है क्या कि तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है, चौथी में राज्य संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, राज्यों या फिर संघ राज्यों के लिए। फिर 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची है और 8वीं में क्या है, भाषाएं हैं। इस प्रश्न में सूची 2 का प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषद था, जो कि गलत है और निश्चित तौर पर ये गलत ही। अगला सवाल है दोस्तों, फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आप देखेंगे यहाँ चतुर्थ है, षष्ठम है, अष्टम है और नवम है। तो चतुर्थ आपको याद होगा राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। अष्टम भी याद होगा, इसमें क्या है आपको भाषा से रिलेटेड है। अब बचता है षष्ठम और नवम। ऑप्शन देखें कि ए को किसमें मिलाए हैं हमने, तीसरा में, और सी को मिलाया है दूसरा में। तो ए को 3 और ए को 3 केवल एक ही ऑप्शन है और सी को 2, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही लगा लेंगे। बाकी हम सॉल्यूशन में देखते हैं, तीसरा ही आंसर सही है। बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, और षष्ठम में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। अष्टम में भाषाओं के बारे में और 9वें में भूमि सुधार अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पर भी सूची 1 और 2 को मिलाना है, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। 10वीं दल बदल से है, तो ये आ गया दूसरे में, और 8वीं है भाषाओं से, तो ये आ गया पहले में। और 7वीं को तो आप छोड़ दो, पहले हम इसी से मिला लेते हैं, क्योंकि बी को हमने 1 में मिलाया है और डी को 2 में, तो बी का 1 और डी का 2। अभी तक इन दोनों ऑप्शन में तो नहीं है बी का 1 और डी का 2। इधर देखिए बी का 1 यहाँ भी है, लेकिन डी का 2 यहाँ पर है। यहाँ पर बी का 1 था लेकिन डी का 2 नहीं था, तो ऑप्शन सी सही हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि सही सुमेलित जो किया गया है वो किस प्रकार है। 7वीं में विधायी शक्तियों का विवरण है, 7वीं में विधायी शक्तियों का विवरण, 8वीं में भाषाएं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 9वीं में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। आपको मिलान करना है 11वीं क्वेश्चन में, 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। अभी हमने पढ़ा ही 8वीं भाषाओं से है और 10वीं किससे है, दल परिवर्तन से। तो सी को, बी को 1 में और डी को किस में मिला लेंगे हम लोग दोस्तों, दूसरे में। देख लेते हैं दोस्त, बी को 1 और डी को 2। बी को 1 यहाँ पर है और यहाँ पर, और डी को 2 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी। आप यहाँ सही जो है वो ऊपर वाले में जो दिया था वही चीज़ यहाँ पर भी था। आप देख सकते हैं 7वीं में विधायी शक्तियों का विवरण, 8वीं में भाषाएं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वां दल परिवर्तन से संबंधित है। नंबर 12 की बात करें, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तीसरी में शपथ प्रतिज्ञान बिल्कुल सही है, 10वीं में दल परिवर्तन सही है, 8वीं में भाषाएं बिल्कुल सही है, और 9वीं में राज्यसभा का आवंटन गलत है, क्योंकि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किसमें है, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या है, जो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण था, ये विधि मान्यकरण। अब आगे हम देख लेते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी को माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो गलत दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान दल बदल किसमें है, 10वीं में, 8वीं में भाषाएं, और 9वीं में विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण, और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। देखिए तीसरी में तो शपथ है, ये बात आप समझ रहे हैं, तो तीसरा तो नहीं होने जा रहा है। 9वां में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, अभी हमने पढ़ा विधि मान्यकरण। 5वीं और 12वीं, तो 12वीं तो है आपका, 11वीं है पंचायतों से और 12वीं है नगर पालिकाओं से रिलेटेड, तो 12वीं भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया, 5वीं। बाकी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त, बी ही सही उत्तर है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने सथमा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, समाथा समथा समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत
अकृत और शून्य घोषित होगा। यानी कि जनजातीय भूमि को यहाँ पर निजी एजेंसियों को पट्टे पर दिया जाना जो व्यवस्था है वो 5वीं अनुसूची के तहत उसको शून्य घोषित किया जा सकेगा। ये क्या है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अच्छा, 5वीं अनुसूची में था क्या? अभी हमने पढ़ा कि 5वीं अनुसूची में है कि कुछ स्पेशल जनजातीय क्षेत्र हैं, जिनके क्षेत्रों को या फिर ज़मीनों को खनन के लिए निजी पक्षकारों यानी निजी एजेंसियों को सरकार द्वारा नहीं दिया जा सकेगा। अगर दिया तो उसको शून्य और अकृत घोषित किया जा सकता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो अब ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कि इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, ये तो नहीं होने जा रहा है। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र हैं उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा, ये भी नहीं। जनजातीय लोगों की ज़मीनों को गैर जनजातीय लोगों को अंतरित यानी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा खनन के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से। तो ऑप्शन ए यहाँ सही माना जा सकता है। सर देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर लिखा गया है संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे विनियम द्वारा क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 8वां सवाल है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति अभी हमने पढ़ा, ना तो अनुसूचित जाति है ना ही अल्पसंख्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। आप देख भी सकते हैं कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें बोला क्या गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या है आप देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये हमने 5वीं अनुसूची में अभी देखा ही था, ऊपर वाले सवाल में भी ऑप्शन बी सही। डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। 4 राज्यों को छोड़ दीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और इनके बारे में यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ पर है? 6ठी अनुसूची में। और इनको छोड़ करके बाकी जो जनजातीय क्षेत्र हैं अलग राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के, उनके बारे में उपबंध है कहाँ पर? 5वीं अनुसूची में, ठीक है। देखिए 17 नंबर सवाल, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, यही सही है, ऑप्शन ए ही, ठीक है। 6ठी में बस क्या है आपका देखेंगे AMTM याद रखिए। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में है 6ठा अनुसूची और बाकी के राज्यों के लिए है 5वीं अनुसूची। सवाल देखिए दोस्त, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित है? अभी आपको ट्रिक बताया था AMTM या फिर ATM से भी आप याद रख सकते हैं, ATM लेकिन लास्ट में डबल M है, जिसमें A से है असम, मैंने अभी बताया, T से त्रिपुरा और एक M से क्या है मेघालय और एक M से है मिजोरम। तो असम यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम, त्रिपुरा, नागालैंड आ गया
असम, नागालैंड तो है ही नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला सवाल एमपीपीसीएस प्री 2005 का छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होगी? अभी हमने छठी अनुसूची का देखा एएमटीएम, तो असम, त्रिपुरा और मेघालय में लागू होगा, लेकिन मणिपुर में नहीं लागू हुआ क्योंकि मिजोरम है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर भी वही चीज है, ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2016 का है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है? अभी हमने पढ़ा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और साथ में असम भी है। असम, तो ऑप्शन बी सही है, बाकी यहाँ पर गलत ऑप्शंस हैं। अब अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है, छठी अनुसूची से ही। किस राज्य में लागू होता है? त्रिपुरा में लागू होता है, इन सब में नहीं होता है। त्रिपुरा के अलावे असम है, मेघालय है और मिजोरम है। ठीक है, याद रखें। सवाल देखेंगे दोस्त, यहाँ पर आपसे बोला गया है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इनमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। इसके आधार पर कुछ कूट दिए गया है कि न तो पहला सही है, न ही दूसरा। बिल्कुल ये गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है अनुसूचित क्षेत्र, किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को घोषित करने का या उसके सीमा में परिवर्तन करने का। केवल दूसरा ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले में ही तो था। दूसरा भी सही है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है, यानी उसको घोषित कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा भी समाप्त कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इस अनुसूची के भाग ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद गठन करना होता है। इस प्रकार दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं और लास्ट में पूछा गया है कि इसमें कितने कथन सही हैं। तो पहले हम अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में कथन देख लेते हैं। पहला है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, सही है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। तीसरा है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। चीज आप देखेंगे दोस्तों, पहला तो सही है, तो कोई भी नहीं वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई क्या हो सकती है? जिला ही हो सकती है, क्योंकि जिला के बाद तो राज्य ही है। तो सबसे बड़ी जो प्रशासकीय इकाई बन सकती है वो जिला ही बनेगी, और सबसे छोटी में ब्लॉक में गांवों का समूह होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरे की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि मुख्यमंत्रियों का ये कार्य होता है कि अनुसूचित प्रशासन के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को दें। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्य राज्यपाल का है। ठीक है, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति हैं, वैसे राज्य में राज्यपाल। इस प्रकार आप देखें कि केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। बाकी आप डिटेल सॉल्यूशन में यहाँ देख सकते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के पैरा 6 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस भाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र से है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। फिर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी जो इकाई हो सकती है प्रशासन की, वो जिला होगी, और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होगा, इसलिए दूसरा भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में उपबंधित राज्यपाल उत्तरदायी होता है, संबंधित राज्यपाल उत्तरदायी होता है ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे, वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा। कौन? राज्यपाल। तो इसलिए तीसरा गलत है। सवाल देखिए, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ये सही है, क्योंकि जो भी स्वायत्त जिला बनेगा, जनजातीय क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, मैं आपको बता दूं, तो वहां पर लगभग 30 सदस्य होने आवश्यक हैं जिला परिषद के। अब ये कह रहा है कि जो स्वायत्त जिला होगा, जिला परिषद होगा, उसके 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाएंगे और 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों, लगभग 4 सदस्य हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 4 सदस्य को छोड़ दें तो 26 हो गए जिनकी संख्या है, जो मतदान द्वारा चुने जाएंगे। तो ये गलत हो जाता है।
तीसरे की बात करें, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय सांसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के होगा। तो देखिए, जब भी जनजातीय क्षेत्र की बात आए तो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सब राज्यपाल के पास ही होते हैं। तो तीसरा भी सही है। अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि तीनों सही बोला गया है, ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पहला और तीसरा है, तो ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अनुसूची के पहले पैरा के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासी यानी कि स्वायत्त जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगा जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी होगी, जिसमें 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अब शेष व्यक्ति को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। और 12वीं जो पैरा है 12वां, इसके तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फिर से सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। इन कोटों के आधार पर सही उत्तर देना है। तो पंचम, षष्ठम और सप्तम। अब यहाँ पर देखिए, नीति निर्देशक तत्व तो डाल ही सकता है शिक्षा पर प्रभाव, क्योंकि इसमें जो भी सूचियां है, राज्यों के पास कई सारे अधिकार हैं शिक्षा से संबंधित बनाने के लिए, या फिर 6 वर्ष के कम से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का जो प्रावधान है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जो है, इनका भी प्रभाव रहता है निश्चित तौर पर शिक्षा पर। पंचम अनुसूची जो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, वहाँ की शिक्षा के बारे में प्रावधान करता है। षष्ठम भी वैसा ही है और सप्तम भी वैसा ही है। इसलिए यहाँ पर हम बोले हैं कि सारी ही जो ऑप्शन है सभी वो सही है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अब बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में, तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण शहरी निकायों को क्रमशः 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई है शक्ति। किस बारे में? शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं, उसमें जो भी शक्ति इनको प्रदान की गई है। जैसे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, बच्चों की शैशव पूर्व यानी कि शिशु अवस्था से पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 43(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, जबकि पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार सभी कथन अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियां शामिल किसमें हैं? 6 में, 7 में, 8 में, या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित तौर पर ये 7 में होगा, ऑप्शन बी सही है, मैंने बताया भी था। देख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है, जो गणना की दृष्टि से 98 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। ऐसे ही राज्य सूची में 66 विषय है, जो गणना के अनुसार 59 है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। और समवर्ती सूची में 47 विषय है, यानी कि गिनती की दृष्टि से ये 52 है, 52, और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को। तो क्वेश्चन नंबर 27 मिलान करना है। आप देखेंगे संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इधर केस में कितने विषय हैं। जैसे राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघीय सूची में और समवर्ती सूची में। राज्य सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? राज्य सूची में 66 विषय हैं, गिनती के हिसाब से 59 है। संघ सूची में 97 है और समवर्ती सूची में 47। तो ए को तो पहले को ए में ही मिलाएंगे, लेकिन दूसरे को सी में मिलाएंगे। तो बी को सी में मिलाएंगे, ये केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। ये बीपीएससी का सवाल था। आप यहाँ देख सकते हैं कि संघीय सूची में 97 है सब्जेक्ट्स, लेकिन गिनती के अनुसार ये 98 है, 66 है राज्य सूची में, गिनती के अनुसार 59, और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां और गिनती के अनुसार ये 52
52 हैं। अगला सवाल जो उत्तराखंड पीसीएस का है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना किसका विषय है? राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, संघ सूची का या किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आर्थिक योजना जो है, आर्थिक यानी कि ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक पर राज्य अपना कानून भी बना सकता है और भारत सरकार अपना कानून बना सकता है, और जहां दोनों कानून बना सकते हैं वो होता है समवर्ती सूची, तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी आप देख सकते हैं समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो अभी हमने पढ़ा ये समवर्ती सूची में है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये सवाल करने से पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। अगर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें। सवाल था कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के किस सूची में इसको रखा गया है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, उद्घोषिका में या समवर्ती सूची में? अब आप एक बात सीधे-सीधे तौर पर बताइए कि जानवरों के प्रति प्रति अगर क्रूरता है और अगर ये किसी राज्य के एक गाँव में चल रहा है, तो क्या वहाँ केंद्र सरकार ही आएगी तभी रुकेगा या राज्य सरकार भी उसको रोक सकता है? तो आप बोलेंगे कि राज्य सरकार भी उस पर रोकथाम लगा सकता है। निश्चित तौर पर जानवरों के प्रति जो क्रूरता को रोकथाम होती है, ये केंद्र सरकार भी इस पर नियम बनाता है। चूंकि वन ही ऐसा देखोगे कि वन एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय है, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं, और इसी से संबंधित जानवर भी हैं, और जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम जो है इस पर केंद्र के साथ साथ राज्य भी कानून बना सकता है, इसलिए ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप देख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 17 में ये चीज लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन या फिर विदेशी मामले? ये दोस्तों की यहाँ पर जो ऑप्शन है, जैसे पुलिस, पुलिस तो राज्य सूची का विषय है। रेडियो, टेलीविजन और विदेशी, विदेशों में बताइए राज्य विदेशी मामले कैसे हैंडल करेगा? राज्य जो है वो केंद्र सरकार द्वारा विदेश मंत्री वहीं होते हैं, और वहीं आपका केंद्र सरकार के द्वारा ये हैंडल किया जाता है। और जो प्रसारण से संबंधित जितनी चीजें हैं ये भी, ठीक है, मीडिया, टीवी, टेलीविजन, प्रसारण, ये सारी, तो ये दोनों संघ सूची का विषय है। आपराधिक मामले जो है ये आपके समवर्ती सूची में आएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य विशेष भी अपना आपराधिक नियम कानून बनाता है और सेंटर तो बनाता ही बनाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये समवर्ती सूची का विषय है। आप देखें कि पुलिस राज्य सूची में है और विदेशी मामले और टेलीविजन प्रसारण साधन संघ सूची में है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी मद भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। मैंने जो आपको बताया था नोट्स में, अगर आपको याद होगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, नहीं तो आपको इंतजार करना होगा सही उत्तर जानने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि समवर्ती सूची मतलब वैसा सूची या फिर वैसे विषय जिस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकें। अब पहला है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आप देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग-अलग जो है या पोर्टल है या ऐप है, एप्लीकेशन, ये सब राज्य सरकार द्वारा भी जारी किया जाता है और भारत सरकार भी द्वारा भी जारी किया जाता है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का विषय जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये सब जो है ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची है, जबकि लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर और निकात निधि, ये सब जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं।
सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कौन सा है? व्यापार एवं वाणिज्य सामानों में मिलावट या उत्तराधिकार? ऑप्शन में आपको यहाँ पर अलग-अलग दिया गया है, जिसमें जैसे पहला और तीसरा या फिर तीनों या दूसरा, तीसरा या केवल एक। देखिए, व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो ये अलग-अलग कंडीशन पर लागू होता है। जैसे कि अगर हम इंटर स्टेट की बात करें, जैसे यूपी वाले अगर बिहार में जाकर के करना चाहते हैं व्यापार, या बिहार वाले महाराष्ट्र में जाके करें, तो अगर अंतर्राज्यीय बात करें, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करें, जब इंटर स्टेट की बात आएगी तो ऐसे में ये चीज़ संघ सूची में है। लेकिन किसी एक ही राज्य, जैसे मान लो बिहार या फिर यूपी, जैसे बिहार के अंदर ही आप वाणिज्य या व्यापार की बात करो तो ये स्टेट यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों में ही जाता है। तो दोनों में अगर जाता है तो ये समवर्ती सूची में तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये संघ सूची का में अलग प्रावधान है इसका, और राज्य सूची में अलग प्रावधान है। ऐसा नहीं कि दोनों एक समान रूप से इस पर नियम बना सकते हैं। तो पहला तो नहीं होगा, और जहाँ पहला है वो गलत भी हो गया। तो आप देखेंगे पहला इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों ऐसे ही गलत हो गए और ये सही हो गया। यानी सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार दोनों ही समवर्ती सूची के विषय हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि खाद्य पदार्थों और अन्य सामानों का अपमिश्रण या मिलावट प्रविष्टि 18 के तहत तथा उत्तराधिकार यानी सक्सेशन प्रविष्टि 5 के तहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल हैं। अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य संघ सूची में आते हैं, जबकि राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत संसदीय विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित संघ के नियंत्रण वाले किसी उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थों का खली और अन्य सारकृत चारे सहित पशुओं के चारे का ओटी हुई या बिना ओटी हुई कच्ची कपास और बिनौले का और कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य शामिल है। इस प्रकार उपयुक्त कतिपय वस्तुओं का व्यापार और वाणिज्य भी समवर्ती सूची में शामिल है। तथापि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में अंतरराज्यिक और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के क्रमशः संघ सूची और राज्य सूची में शामिल होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी दिया गया है। सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल है। जनगणना संघ सूची का है, बिल्कुल है। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, यानी गलत। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहाँ है? द्वितीय अनुसूची में, बिल्कुल गलत हो गया। सीटों का बंटवारा कहाँ पर है? चौथी अनुसूची में। और द्वितीय अनुसूची में क्या है दोस्तों? द्वितीय अनुसूची में है आपका वेतन और भत्ता, ठीक है ना। दल विरोध दल बदल किस में है? 10वीं अनुसूची में है, ये भी सही है। तो सी को हम सही मानेंगे, ऑप्शन सी। यहाँ देखेंगे कि 7वीं अनुसूची में, राज्य अनुसूची में आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता आता है। जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है, प्रविष्टि 69। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची और 10वीं अनुसूची में दल बदल। नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कृषि, शिक्षा, रक्षा या फिर पुलिस? तो निश्चित तौर पर शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं। रक्षा जो है वो केंद्र का है, पुलिस राज्य का है और सूची का विषय है, ठीक है। तो ये दोनों राज्य सूची के विषय हैं, ये समवर्ती सूची और ये संघ सूची। अब आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में आप देखें कि शिक्षा स्टार्टिंग में तो राज्य सूची में थी, लेकिन संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। ये अपने पास शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से संशोधन द्वारा? ये ऑप्शन है आपके पास 24वें, 25वें, 42वें या फिर 44वें। दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा शिक्षा जो था इसको
राज्य विषय से हटाया गया, यानी राज्य सूची से हटाकर उसे समवर्ती सूची में लाया गया, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस को देखते हुए आपको पता है कि राज्य भी इसमें फैसला लेता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेती ही है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अगला सवाल है आपके पास दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है 41वां, 42वां, 45वां या 43वां। तो ये सवाल भी हमने शायद इससे 1 या 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा के साथ-साथ वनों को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल संविधान में जो फॉरेस्ट था उसको 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से हटा करके उसको समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है। जैसे वन समवर्ती सूची का विषय है कि नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि है। इसको 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शेयर बाजार बिल्कुल भी नहीं है। शेयर बाजार जो है वो संघ सूची का विषय है, शेयर बाजार। डाकघर ये भी संघ सूची का है, लेकिन ये सही है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का है। स्वच्छता, स्वास्थ्य ये सभी राज्य सूची का विषय है, तो ये भी सही है। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है, गलत जो मिलाया गया है वो है, 1 मिनट रुकिए, शेयर बाजार वाला। डाकघर वाला भी तो सही ही है, गलत मिलाया गया है यहाँ पर शेयर बाजार वाला, इसलिए ऑप्शन बी अपना सही होगा। आप यहाँ डिटेल सॉल्यूशन में भी ये चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्रों और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर मार्केट जो है और डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची में शामिल हैं। अगले सवाल की बात करें, फिर से यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे सवाल पूछ रहा है फिर से मिलान करने वाला, केंद्र सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती में क्या है, अवशिष्ट विषय क्या है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो सबसे पहले देखेंगे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो बी को हम पहले में मिलाएंगे। बी का पहला है, ये तो क्लियर है। बाकी जैसे अब देखिए यहाँ क्या है, जनगणना। जनगणना किसके लिए है दोस्तों? जनगणना है केंद्र सूची का सब्जेक्ट, ठीक है। काउंटिंग ये केंद्र सूची का सब्जेक्ट है, तो ए को तीसरे में मिलाएंगे। समवर्ती सूची में आप देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं, तो सी को हम मिलाएंगे चौथे में। इतना से भी आंसर पकड़ सकते हैं, ए को तीसरे में यहाँ है, बी को पहले में और सी को चौथे में और डी को दूसरे में, तो ऑप्शन ए सही है। अवशिष्ट विषय हो गया आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। मिलान आप देख सकते हैं, केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन, और केंद्र के अधीन जो अवशिष्ट विषय हैं जो केवल केंद्र के लिए हैं वो है अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगले सवाल की हम बात करें, यहाँ पर बोल रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? जनगणना है ही, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। जनगणना संघ सूची का है, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा ही था। बैंकिंग और बीमा, जैसे डाकघर वाला हो गया, बैंकिंग, बीमा, ये सारे सिस्टम केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। गैस जो है ये उसमें उल्लेखित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये सारी संघ सूची है, जबकि गैस राज्य सूची का विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस संक्रम तथा प्राकृतिक गैस राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि भारत में विनिर्मित या उत्पादित प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है वो संघ सूची का विषय है। अगला सवाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा है निश्चित तौर पर, विदेशी मामले और यहाँ पर रेलवे ये सारे हैं। कृषि जो है वो यहाँ पर सही उत्तर हुआ, क्योंकि कृषि संघ सूची से संबंधित नहीं है। आप डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पर कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है।
अगला सवाल आप अगर देखते हैं यूपी पीसीएस का सवाल है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का है तो राज्य और संघ दोनों का हो गया। विद्युत विद्युत भी राज्य सूची में नहीं है। रेलवे पुलिस पुलिस चूंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए रेलवे पुलिस को हम राज्य सूची में जोड़ेंगे। वन समवर्ती सूची का विषय है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हुआ। बाकी आप डिटेल में देखेंगे शिक्षा, विद्युत विद्युत और वन ये समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा, विद्युत और वन तीनों समवर्ती सूची का विषय है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ये भी पता होना चाहिए कि रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन विद्युत उपभोग या विक्रय पर जो कर लगता है रेलवे के लिए वो राज्य सूची में शामिल है। अगला सवाल आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस अभी ही हमने पढ़ा था तो इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, सवाल देखिए दोस्त, यहाँ पर कह रहा है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? संघीय सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची या समवर्ती? निश्चित तौर पर पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, क्योंकि राज्य इस पर कानून बनाता है। केंद्र सरकार भी यहाँ पर इसमें नियम बनाता है निश्चित तौर पर, लेकिन आप देखेंगे कि राज्य सूची के अंतर्गत ही पंचायती राज को रखा गया है, क्योंकि ये एक स्थानीय स्वशासन कहलाता है। जो पंचायती राज है वो अपने में एक स्थानीय प्रशासन है या स्थानीय स्वशासन वाला एक निकाय है, इसलिए इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगर आप डिटेल देखेंगे तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज को राज्य सूची का विषय माना गया है। अगला सवाल यहाँ पर आपको फिर से मिलान करना है। 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में क्या शामिल है? दंड प्रक्रिया, कारागार, पुलिस या फिर लोक स्वास्थ्य? आप देखेंगे इसमें सारी चीजें जो हैं वो समवर्ती सूची से संबंधित है, लेकिन सूची 3 की अगर बात करें दोस्तों तो सूची 3 में क्या है? देखो 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। अच्छा, इसका मतलब ये मैं राज्य सूची समझ रहा था, यहाँ समवर्ती सूची बोला गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब पुलिस राज्य सूची का है, लोक व्यवस्था या लोक स्वास्थ्य राज्य सूची, और दंड प्रक्रिया जो है यहाँ पर ये समवर्ती सूची में है, दंड प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए। क्योंकि दंड से आप देखे होंगे कि जो हाई कोर्ट में मामला नहीं फैसला होता है वो फिर सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता है, तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों के पास ये मामला जाता है, इसलिए दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में आएगा। आप यहाँ देखेंगे दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस यानी रेलवे पुलिस हो, ग्राम पुलिस हो, ये सब मिलाकर कारागार, लोक स्वास्थ्य, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। अगला सवाल क्या है? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के किसमें शामिल किए गए हैं? सूची 1 केंद्र सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? ठीक है, आपको पता होगा कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 अलग-अलग सूचियाँ बनाई गई हैं, जिसमें पहला सूची केंद्र सूची है, दूसरा केंद्र यानी संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब देखेंगे कि विवाह या फिर गोद लेने से संबंधित जो प्रावधान है, ये निश्चित तौर पर दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दत्तक ग्रहण यानी कि गोद लेना, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है आपके पास, आप देखेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शन है सूची पहला प्रविष्टि 72, फिर सूची दूसरा प्रविष्टि 37, सूची दूसरा प्रविष्टि 27 या सूची तीसरा प्रविष्टि 32। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है। दोनों में ही प्रावधान ये किया गया है। यहाँ पर सवाल जिस तरह से पूछा गया है इस तरह से ये दोनों ही ऑप्शन सही बैठता है। बाकी डिटेल में हम देखते हैं। हाँ, डिटेल में देखेंगे दोस्त, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। और इसी प्रकार सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए
निर्वाचन भी था, लेकिन यहाँ राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन है और इसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये निश्चित तौर पर 7वीं अनुसूची में है। और टैक्सेशन में आप देखें कुछ टैक्स जो है वो केंद्र में आता है, कुछ राज्य में भी आता है और ये 7वीं अनुसूची का विषय है। आप यहाँ देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 जो कि यूपीएससी प्री 2024 का है, क्वेश्चन लेटेस्ट है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। अगला है अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। और फिर अंतरराज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अब देखेंगे अंतरराज्यीय वाला बात संघ सूची के पास था, तो जहां भी ये राज्य सूची दिया गया है ये तो गलत हो रहा है। ये निश्चित तौर पर अंतरराज्यीय जो व्यापार और वाणिज्य है ये संघ सूची का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी एक राज्य से, जैसे यूपी से खरीद करके आप, या यूपी का व्यापारी है बिहार में जाके व्यापार करता है, तो यहाँ पर बताओ अब यूपी सरकार इस पर नियंत्रण करेगी या बिहार सरकार? तो ऐसे में इसको राज्य सूची से हटा करके और केंद्र सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ये चीज मैंने नोट्स में भी आपको बताया था। अगला सवाल आप देखेंगे कि अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 1 की प्रविष्टि 42 में उल्लिखित है, अतः यह संघ का विषय है। तो पहला कथन गलत हो गया। अगले में कह रहा है कि अंतरराज्यीय प्रवासन यानी कि माइग्रेशन जो है वो अंतरराज्यीय संगरोध क्वारंटाइन की बात की जा रही है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का प्रविष्टि 81 में उल्लिखित है, इसलिए ये दोनों ही संघ का विषय है। मैंने बताया भी था कि अंतरराज्यीय आ गया तो आप संघ मान लीजिए। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन भी गलत है जबकि तीसरा सही है। निगम कर 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में वो भी शामिल किया गया है, प्रविष्टि 85। अगला सवाल है भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार निश्चित तौर पर ये राज्य सूची का विषय है और राज्य इसमें फैसला लेता भी है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए। 51 की बात करें दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? देखेंगे सवाल जिस तरह से पूछा गया है यहाँ पर, आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैंने ये चीज नोट्स में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ 9वीं अनुसूची को बोला जा रहा है कि 9वीं अनुसूची को संविधान में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची को 1951 के फर्स्ट यानी कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 1951 में प्रधानमंत्री कौन रहे होंगे? जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए सही है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों, मैं डिटेल में आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं में, 9वीं में या 10वीं में? अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि ये 9वीं अनुसूची में शामिल है और 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1951 में ही। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसको सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53।
ये जो सवाल है यूपीएससी प्री 2018 का सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। अगला है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन-सा सही है? तो आप देखेंगे जो न्यायालय वाला बात कहा गया है कि न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता या उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया जा सकता, ये तो निश्चित तौर पर गलत है। पहला यहाँ पर सही है, तो केवल एक को हम सही मानेंगे, यानी कि ऑप्शन ए को। मतलब कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है निश्चित तौर पर। आप डिटेल में ये चीज़ देख सकते हैं। बात क्या है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची को अनुच्छेद 31 क और ख में जोड़ा गया। संसद द्वारा विधि विशेष जैसे भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें अब। अभी और है, आपको अगले पेज में दिखा। शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, यही चीज दूसरे ऑप्शन में था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि, ये जो तिथि है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे यानी मूल अधिकार की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत हो गया। अगला सवाल फिर से उसी टाइप का है। कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से, अभी हमने देखा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची में है निश्चित तौर पर, ये पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ डिटेल में भी देख सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था, और इसीलिए इसको दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। विरोधी का मतलब, चूंकि यह दल बदल पर रोक लगाने के लिए इसको लाया गया था। सेम टाइप का है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित से नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन से नहीं है, दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक का सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल, फिर से सेम टाइप का सवाल। अगला सवाल भी फिर से सेम टाइप का है, तो इसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, अगले सवाल पर 59 पर आ चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में, और आप देखेंगे कि इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन और तरह-तरह के और कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को नियम या कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अगला सवाल यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एमपीपीसीएस प्री 2024 का सवाल है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची कौन सी है? तो ये 11वीं अनुसूची है, अभी आपने पढ़ा। यहाँ पर डिटेल में भी ये चीज देख सकते हैं। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्वों की सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें कुल 29 विषय हैं।
सवाल सेम टाइप का है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं और 11वीं अनुसूची संबंध किससे है? इसका संबंध पंचायतों से इसका संबंध है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आखिरी सवाल था आज की वीडियो का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और चैनल और बड़ा बने और हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियो लाते रहने का। और बहुत जल्द हम आपको रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे और बहुत जल्द पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर से जुड़े रहिए। जाते-जाते एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।